हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर। आज की वीडियो में हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय का संपूर्ण तरीके से निपटारा करने वाले हैं, जिससे आपके यूपी बोर्ड की तैयारी बहुत ही बेहतर हो सके। जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, यानी जो अभी जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी साल भर जिन्हें कुछ नहीं पढ़ा, आप सोच रहे हैं कि पेपर आ रहे हैं हम पढ़ लें, तो भाई अब आप जो हम वीडियो बना रहे हैं वो वीडियो आप पूरा देखिए, आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी यूपी बोर्ड 2024 की। और आज अब से भी तैयारी आप कर कर यूपी बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है, जितनी वीडियो आ रही हैं उन सब वीडियो को देखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो। अगर इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, यानी उसमें भी हम चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का निपटारा कर चुके हैं, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी हो अभी तक तो उसे जरूर देख लीजिएगा। उसमें संपूर्ण चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको बता दिया गया है। और आज हम इस चैप्टर का निपटारा करने वाले, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सबको हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक, भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आज का क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि है विद्युत फ्लक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, यूपी बोर्ड में 2 नंबर का पूछ लिया जाएगा। ठीक है, 2024 के लिए जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं इनमें से कुछ ना कुछ, यानी एक ना एक 2 क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएंगे। ठीक है, तो देखिए विद्युत फ्लक्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड 2024 के लिए बता चुके हैं कि विद्युत फ्लक्स होता क्या है। बिल्कुल सिंपल सी भाषा याद करना है, बस ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधी बात है कि मान लीजिए कोई एक विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए कोई यहाँ पर मान लेते एक विद्युत क्षेत्र यानी ई है, जिस पर कोई एक काल्पनिक पृष्ठ, मान लीजिए हमने इसको मान लिया कोई काल्पनिक पृष्ठ है, काल्पनिक पृष्ठ है। ठीक है, काल्पनिक पृष्ठ है और उससे होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखा, ये क्या है, विद्युत बल रेखा जा रही है, क्या है, विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, क्या है, विद्युत बल रेखाएं। तो क्या है, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, यानी जो बल रेखाओं की संख्या को क्या कहा जाता है कि माप को उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। क्या, सिंपल सी परिभाषा हो गई कि कोई विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में कोई काल्पनिक पृष्ठ है और काल्पनिक पृष्ठ से होकर क्या गुजर रही है, विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो उनकी माप यानी कि संख्याओं की माप को क्या कहा जाता है, विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। यानी सीधी सिंपल सी बात, विद्युत फ्लक्स किस लिए बनाया गया, किस लिए पढ़ा जाता है कि जो विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं उनकी संख्या को, यानी उनकी संख्या की माप करना क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स होता है। यानी विद्युत फ्लक्स द्वारा उसका माप किया जाता है, जिसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, जिसे फाई ई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई ई। नोट भी करते जाइएगा, अभी तक आपने अगर फेयर नहीं बनी है आपकी, यानी हम बता चुके हैं कि जो भी साल भर इसने कुछ नहीं पढ़ा अब वो पढ़ना चाहते हैं तो कहिए, लिखते जाइएगा। ठीक है, तो फिर देखिए फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है। अब छोटा सा भाग, यहाँ पर एक छोटी सी बात, यहाँ पर हमने छोटा सा एक अल्पांश लिया, ये बोलेंगे अल्पांश। अल्पांश क्या है, डी ए, क्षेत्रफल वाला छोटा सा भाग लिया, जैसे अल्पांश भाग लिया जिसका क्षेत्रफल क्या है, डी ए क्षेत्रफल है और उसकी तीव्रता क्या है, ई है, और इनके बीच बनने वाला कोण क्या है, थीटा है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होगा विद्युत फ्लक्स के लिए, डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। अगर हम ऐसे ही इस पूरे संपूर्ण भाग के लिए, यानी संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स के लिए लिखें तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, आपका फाई ई होगा। अगर हम क्या निकाल दें, समाकलन कर दें, यानी छोटे से भाग का क्या कर दें, समाकलन, नहीं संपूर्ण भाग, एक समाकलन क्या दर्शाएगा, संपूर्ण भाग के लिए, और किसका समाकलन करना है, डी फाई ए का। ठीक है, तो किसके लिए हम लिख रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का समाकलन क्या होगा, तो फ्लक्स क्या होगा, तो फाई ई क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा और समाकलन उसके लिए संपूर्ण पृष्ठ के लिए दर्शाएगा। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, इसका जो मान है वो यहाँ पर हम लिख दें कि समाकलन ई डी ए कॉस थीटा। चूँकि आप बात ध्यान रखना कि जो कॉस थीटा जो होती है, जो डी ए जो क्षेत्रफल होता है वो पृष्ठ क्षेत्र के लंबवत तो समांतर होता है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, उसके समांतर होती है। तो समांतर की जो थीटा का मान हमेशा ध्यान रखना है इसमें कि क्या रखेंगे, हम 0 अंश रखेंगे। 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो समाकलन ई डी ए बचेगा। ठीक है, आपका 0 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 रख देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे लिए एक स्पष्ट फॉर्मूला क्या निकल कर आ जाएगा, फाई ई बराबर आपके जो ई का समाकलन नहीं होगा, समाकलन किसका होगा, क्षेत्रफल का। ठीक है, डी ए का हो जाएगा, तो डी ए क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, समाकलन होगा। डी ए क्या है, अल्पांश क्षेत्रफल के लिए, अल्पांश भाग का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो
अगर हम इसके लिए निकाल दें तो ई समाकलन हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। किसके लिए, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए आ जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला, जैसे फाई क्या हो गया, विद्युत फ्लक्स हो गया, इसी प्रकार ये जो ए आ जाएगा क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला क्षेत्रफल, यानी इसका इस भाग का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू ए, किसके लिए, विद्युत फ्लक्स के लिए। यहाँ तक भी होगा या आप चाहो तो ए भी लिख सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, हो जाएगा। अब बात होती है इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो विकल्पों में पूछी जाए कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम मात्रक होता है, या वोल्ट मीटर भी इसका मात्रक होता है। राशि की बात की जाती है, एक अदिश राशि है और विमा ml3t-3a-1 इसकी विमा हो जाती है। क्लियर है। चलिए तो अब देखते हैं गॉस की प्रमेय क्या है। गॉस की प्रमेय जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। चलिए तो अब देख लेते हैं इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय को बहुत शानदार तरीके से हम करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे गॉस नियम क्या होता है, फिर इसकी उत्पत्ति यानी उत्पत्ति गॉस के नियम की हम करने वाले हैं, जो यूपी बोर्ड में बहुत पूछी जाती है। तो ये देखते हैं गॉस नियम क्या आता है, यानी गॉस प्रमेय क्या होती है, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश यानी Q का 1/ε0 गुना होता है। यानी जो क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, आवेश क्या होगा, Q का 1/ε0 गुना होता है। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी फाई ई बराबर, आप लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, फाई ई बराबर Q/ε0। ये होता है क्या, गॉस की प्रमेय होती है। क्या होती है, गॉस की प्रमेय, यानी क्या हो जाएगी, फाई ई बराबर Q/ε0। इसकी हमें क्या करनी है, उत्पत्ति यानी इसी का निर्धारण करना है, गॉस प्रमेय का निर्धारण करना है। तो गॉस प्रमेय एक बार और रिपीट हो जानी चाहिए। तो क्या होती है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी फाई ई बराबर Q/ε0। ε0 आप जानते हो क्या होती है, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता होती है। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं गॉस प्रमेय की उत्पत्ति यानी उपपत्ति बोलते हैं इसे, ठीक है, उपपत्ति, ठीक है, उपपत्ति या निर्धारण कह सकती हो। ठीक है, उत्पत्ति देखते हैं। तो भाषा जो मैं बताता जाऊंगा चित्र, आपको उससे भाषा लिखनी है। देखो लिखाएंगे नहीं, आपको लिखनी होगी, सुननी होगी और आपको नोट करते जाना है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एक +Q आवेश है। ठीक है, क्या है, +Q एक आवेश है जो एक गोले, एक मान ली गोलीय पृष्ठ, मान लो एक गोला है और गोलीय पृष्ठ के, मान लीजिए कोई +Q आवेश है और जो एक गोले यानी गोलीय पृष्ठ के अंदर एक बिंदु O पर स्थित है। क्या लिखना है कि माना एक बिंदु आवेश Q गोलीय पृष्ठ, कोई गोली पर, किसी गोलीय पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर स्थित है। क्या है, बिंदु O पर स्थित है। ठीक है, तो इससे r दूरी पर क्या हुआ, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है। क्या है, एक बिंदु P है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिसके चारों ओर, यानी इसके चारों ओर एक अल्पांश dA है। क्या है, एक अल्पांश dA क्षेत्रफल है। लिखते जा रहे हो, तो हम इसको मिला दें, थोड़ा बना दें जित के लिए, ऐसा बना देते, अल्पांश के लिए बना देते थोड़ा। ठीक है, ऐसा बना देते। ठीक है, dA है। ठीक है, अल्पांश dA, तो क्या लिख लोगे कि माना +Q कूलाम आवेश किसी गोलीय पृष्ठ के भीतर एक बिंदु O पर स्थित है जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिसके बिंदु P के चारों ओर एक अल्पांश dA है जिस पर, ठीक है, dA है और इस पर क्या हो, अल्पांश के लिए एक क्षेत्रफल होगा dA क्षेत्रफल सदिश रूप में लिख दें तथा इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E वेक्टर, और इनके बीच बनने वाला कोण क्या होगा, थीटा होगा। और यहाँ से फिर एक और क्वेश्चन होता है कि जो किसी गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित किया जाता है उसे बोलते हैं घन कोण। तो ये क्या पर होगा, यहाँ पर एक लिखेंगे ओमेगा, जो क्या होगा यहाँ पर घन कोण है। इतनी बात क्लियर है गॉस प्रमेय। तो आप लोग को क्या रखना है
कि माना एक प्लस कूलम का आवेश किसी गोलीय पृष्ठ के भीतर एक बिंदु O पर स्थित है, जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु P के चारों ओर एक अल्पांश क्षेत्रफल dA है, जिसके और उसके सदिश रूप में लिखें तो इसका क्षेत्रफल अवयव dA वेक्टर इंटू E वेक्टर है। उनके बीच बनने वाला कोण थीटा है तथा गोले के पृष्ठ द्वारा यानी गोले के किसी गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर आपतित कोण क्या है, एक घन कोण कौन सा है, ओमेगा है। ओमेगा क्या बोलते हैं, घन कोण कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, घन कोण कहते हैं। क्लियर है। फिर आप ये बात देखेंगे, फिर छोटी सी एक लाइन लिखेंगे कि गोले के जो प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मानते हैं। पहले एक लाइन लिखते हैं कि प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता, ठीक है, P बिंदु पर तीव्रता। तो प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता क्या होगी, तो आपने पहली वीडियो अगर देखी हो तो उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q बटे R स्क्वायर। इसे आप नाम दोगे समीकरण 1। क्लियर है। फिर देखिए जो dA क्षेत्रफल द्वारा क्या हुआ, dA क्षेत्रफल द्वारा क्या उत्पन्न, dA क्षेत्रफल द्वारा उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, ठीक है, dA क्षेत्रफल द्वारा उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स पढ़ चुके हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो फ्लक्स या dA क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कह सकते हो आप। तो dA क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कह सकते हो। तो क्या होगा, आप पढ़ चुके हैं कि dA क्षेत्रफल की बात करें तो d फाई होगा, क्योंकि हम किसके लिए भाग ले रहे हैं, छोटे से भाग के लिए रहे। संपूर्ण भाग के लिए लेते तो हम समाकलन के रूप में लिखते, लेकिन अभी छोटे से लिए अल्पांश के लिए लेते, तो अल्पांश भाग के लिए क्या लिखेंगे, d फाई बराबर क्या हो जाएगा आपका E dA cos थीटा, ठीक है। इसे मान लेंगे समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो हम क्या करें, समीकरण 1 से E का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्यों, देखो यहाँ पर क्या लिखा है E, और यहाँ पर E का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q बटे R स्क्वायर। तो आप रख दो, क्या तकलीफ है रखने में, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q बटे R स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा dA cos थीटा हो जाएगा। अब आप क्या करो कि d फाई E बराबर Q से कहो आप 1 के पास पहुंच जाओ। चलो ठीक है, Q ने कहा हम किसके पास पहुंच गए, 1 के पास चले गए, तो 1 को वहां से भगा दिया। चलो ठीक है, इनटू क्या होगा आपका Q की जगह पर अब कौन आ गए, dA cos थीटा आ गए, और नीचे क्या बचा R स्क्वायर। अब आप एक बात ध्यान रखिए, को गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है वो क्या कहलाता है, घन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, घन कोण कहलाता है, जिसे ओमेगा से यानी डी ओमेगा से लिख सकते हो, जिसका मान सूत्र क्या होता है dA cos थीटा बटे R स्क्वायर। यानी सिंपल सी बात है कि dA cos थीटा बराबर dA cos थीटा बटे R स्क्वायर बराबर क्या होता है, डी ओमेगा होता है। क्लियर है। डी ओमेगा क्या है, घन कोण कि किसी गोलीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल क्या होता है, गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है उसे घन कोण कहते हैं। घन कोण को डी ओमेगा से लिख रहे हैं तो dA cos थीटा बटे R स्क्वायर होता है। तो इस संपूर्ण जो यहाँ लिखा है इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, डी ओमेगा। तो यानी डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा आपका Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन इंटू डी ओमेगा हो जाएगा। अब मान लीजिए संपूर्ण क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फ्लक्स की बात कर लें, ये तो किसके लिए, डी का मतलब अल्पांश भाग के लिए, और अगर हम बात करें संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, संपूर्ण क्षेत्रफल ए से होकर गुजरने वाला फ्लक्स
तो आपका क्या होगा, हम पढ़ चुके कि संपूर्ण पृष्ठ से बनने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा फाई, और क्या कर देंगे, किसका समाकलन कर देंगे, डी फाई ई का समाकलन कर देंगे, तब क्या हो जाएगा आपका फाई ई बराबर क्या हो जाएगा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका समाकलन नहीं होगा, समाकलन किसका हो जाएगा, डी ओमेगा का हो जाएगा। क्योंकि अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि डी ओमेगा बराबर यानी जो फाई समाकलन डी ओमेगा बराबर क्या होता है 4 पाई होता है, क्लियर करना, ठीक है। जब आप घनकोण का निर्धारण करते हो तब इसमें आ जाता है, तब सीधा डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है कि समाकलन डी ओमेगा बराबर क्या होता है 4 पाई। तो आपका क्या हो जाएगा फाई ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इस किसी जगह समाकलन डी ओमेगा की जगह क्या लिखोगे आप 4 पाई लिखोगे, तो 4 पाई से 4 पाई हो जाएगा कैंसिल, और लो भैया आपका निकला है क्या निर्धारण हो गया, गॉस की प्रमेय का निर्धारण हो गया, यानी फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट का निश्चित निर्धारण हो चुका है। ये हो जाएगी आपकी गॉस प्रमेय। चलिए तो अब जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इनके रेखीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, इनके बारे में जानते हैं। फिर पढ़ेंगे हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग जो यूपी बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं, उनमें से एक ना एक अनुप्रयोग जरूर पूछा जाता है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो अब देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि है सतत आवेश वितरण। इनकी ज़रूरत अभी हमें आगे पढ़ने वाली है, जब हमें गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़े यानी गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ेंगे उसमें इनकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। साथ ही साथ ये पेपर में भी आपके क्वेश्चन में यानी एक दो क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं कि वाली आवेश घनत्व या रेखिक आवेश घनत्व किसे कहते हैं या पृष्ठ आवेश घनत्व किसे कहते हैं, ये छोटी छोटी से क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं, तो इनको भी तैयार करना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं, पहला चीज़ समझते हैं कि सतत आवेश वितरण, ठीक है। सतत आवेश वितरण क्या होता है, तो ऐसा निकाय जिसमें आवेश पास पास रखे हों क्या कहलाता है, सतत आवेश वितरण कहलाता है। ये कितने प्रकार का होता है, तो ये 3 प्रकार से आवेश को वितरित किया जाता है। पहला वितरित की बात की जाए तो रेखिक आवेश वितरण। रेखिक बात यानी मान लीजिए कोई एक रेखा, ये रेखा है, ठीक है, कोई एक एल लंबाई का, मान लीजिए कोई चालक तार मान लेते सीधी बात, एल लंबाई का चालक तार है, ठीक है, डेल्टा एल लंबाई का एक चालक तार है और जिसकी लंबाई क्या है क्या है, जिस पर कोई आवेश प्लस क्यू आवेश समान रूप से फैला हुआ है, वो क्या कहलाएगा, किसी रेखा पर अगर आवेश समान रूप से फैला हुआ है तो रेखिक आवेश वितरण कहलाएगा। तो देखो भाई लिख रहे हैं कि जब आवेश समान रूप से एक रेखा पर वितरित होता है तो उसे क्या कहेंगे, रेखिक आवेश वितरण कहेंगे। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि रेखिक आवेश घनत्व किसे कहते हैं, तो बस आपको इतनी बात है, प्रति एकांक, पहला पॉइंट क्या देखना, प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है, जिसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। लैम्डा बराबर क्या होगा, डी क्यू बटे यहाँ पर क्या होगा आपका डी एल होगा, ठीक है, डी क्यू बटे डी एल यानी प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश, और यहाँ पर भी क्या होगा डी ए होगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, थोड़ा गलत लिखा गया, ठीक है। तो डी क्यू बटे क्या हो जाएगा, डी एल हो जाएगा, यानी प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को पृष्ठ रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। फिर देखिए सेकंड होगा पृष्ठ आवेश वितरण किसे कहते हैं, तो जब आवेश किसी पृष्ठ क्षेत्रफल, मान लीजिए कोई एक पृष्ठ है, कोई चादर मान लेते हैं, पर यार इस पर आवेश समान रूप से फैला हुआ है, कोई ए क्षेत्रफल की चादर है, कोई क्षेत्रफल की एक चादर है और जिस पर कोई आवेश समान रूप से फैला हुआ है, तो ये बात कर रहे हैं कि जब आवेश किसी पृष्ठ क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित हो तो उसे क्या बोले जाएंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व कहा जाएगा, जिसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाएगा। और अगर पूछा जाए कि पृष्ठ आवेश घनत्व किसे कहते हैं, तो बस आपको कहता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहा जाता है, जिसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। सिग्मा बराबर डी क्यू बटे डी ए हो जाएगा। डी ए क्या होगा आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। या आप चाहो तो आप चाहो तो कि लैम्डा बराबर क्या लिख सकते हो, क्यू बटे एल लिख सकते हो, या यहाँ पर भी लिखते हो सिग्मा बराबर क्यू बटे ए भी आप पृष्ठ आवेश घनत्व के लिए लिख सकते हो। फिर देखिए तीसरा होगा आयतन आवेश वितरण। आयतन, मान लीजिए कोई घन है, ठीक है, ये कोई घन है, इस पर वितरित आवेश, किसी घन पर समान रूप से वितरित फैले हुए आवेश को क्या कहा जाएगा, समान रूप से फैले हुए आवेश को क्या कहा जाएगा, आयतन आवेश वितरण कहा है। जब आवेश किसी आयतन पर
एक समान रूप से वितरित हो तो उसे क्या कहा जाएगा, आवेश वितरण कहा जाएगा। इसे रॉ से प्रदर्शित किया जाता है, किससे, रॉ से प्रदर्शित। रॉ बराबर dQ/dV, डी क्या होगा आपका आयतन हो जाएगा, dV क्या हो जाएगा आपका आयतन हो जाएगा। वो बोला जाएगा आयतन आवेश घनत्व किसे कहेंगे, तो क्या कहना, प्रति एकांक आयतन पर, किसी प्रति एकांक आयतन पर वितरित आवेश को क्या कहा जाएगा, आयतन आवेश घनत्व कहा जाएगा, आयतन आवेश घनत्व कहा जाएगा। जिसे किससे, रॉ से प्रदर्शित करेंगे। और यहाँ आप लिख सकते हो कि रॉ बराबर क्या लिख सकते हो, Q/V भी लिख सकते हो। क्लियर है, इतना स्पष्ट हो जाएगा। चलिए तो अब हम अपने यानी गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग एक एक करके। चलिए तो अब देखते हैं गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, यानी गॉस नियम के अनुप्रयोग। और जो अनुप्रयोग हम करने वाले हैं वो यूपी बोर्ड 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि 3-4 अनुप्रयोग हैं और इनमें से एक ना एक अनुप्रयोग यूपी बोर्ड में जरूर पूछा जाता है। तो इनको बहुत शानदार तरीके से करने वाले, बस एक ही बार में समझ में आ जाएगा। पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई की एक समान आवेश से सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह यूपी बोर्ड में जरूर पूछा जाता है, नहीं बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो बात कर रहे हैं किसके लिए, एक अनंत लंबाई की एक समान आवेश से सीधे तार के लिए। तो चलिए पहले एक तार बना लेते हैं। तो एक तार बनाते हैं, ठीक है, ये क्या है, तार है। माना लिखते चलिएगा कि माना एक L लंबाई का चालक तार जिस पर +Q आवेश समान रूप से वितरित है। माना एक L लंबाई का चालक तार है जिस पर +Q आवेश समान रूप से वितरित है। चालक तार की लंबाई क्या होगी, L वितरित है, जिससे R दूरी पर, यानी चालक तार से कोई R दूरी है, R दूरी पर एक बिंदु P है। मान लेते क्या है, R दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है, जिस पर क्या करेंगे हम, एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ जिसके चारों ओर क्या खींचते, इस पर बिंदु P पर क्या बनाते, गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं, ठीक है, क्या खींचते हैं, गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं, ठीक है। इस चालक तार की लंबाई क्या थी, L थी, और हमने क्या किया कि एक बिंदु P के परिता यानी बिंदु P पर क्या खींचते, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, यानी बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं, ठीक है, बिंदु P पर तथा उस पर एक अल्पांश यानी छोटा भाग हमने बताया था, अल्पांश क्या लेते हैं, dA लेते हैं, क्या लेते हैं, अल्पांश dA लेते हैं, जिस पर क्या होगी उत्पन्न क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, उत्पन्न होगी, और जिसकी दिशा किसकी ओर होगी, बाहर की ओर होगी, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और वो जिसकी दिशा किसकी ओर होगी, बाहर की ओर, तथा उसका जो अल्फांश होगा यानी जो डेल्टा क्षेत्र पर उसकी दिशा भी किसकी कहाँ की ओर होगी, बाहर की ओर, यानी दोनों किस में होंगे, एक ही दिशा में होंगे। क्लियर है, इतनी भाषा आप लिख लोगी तो आपको लिखना क्या है, माना कि L लंबाई के एक चालक तार है L लंबाई का चालक तार यानी L लंबाई का एक चालक तार है जिस पर +Q आवेश समान रूप से वितरित है। इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हम बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ठीक है, तथा एक छोटा सा भाग बिंदु P पर एक छोटा सा भाग यानी अल्पांश dA लेते हैं, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र E और डेल्टा dA क्षेत्रफल की दिशा क्या किसकी होगी, बाहर की ओर, यानी एक ही दिशा में होंगे। फिर हम अब इससे पहले एक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि रेखीय आवेश घनत्व पढ़ चुके हैं। वो किसके लिए पढ़ा था कि जब कोई चालक तार हो यानी लंबाई का कोई चालक तार हो जिस पर +Q आवेश वितरित हो तो उसी को क्या बोला जाता है, रेखीय आवेश घनत्व पढ़ा। तो इस पर भी देखो वही भाषा सेम हो रही है। तो आप पहले लिखोगे रेखीय आवेश घनत्व से, तो हमने रेखीय आवेश घनत्व पढ़ा था, तो रेखीय आवेश घनत्व से पहले पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, कोई चालक तार होगा और उस पर +Q आवेश वितरित होगा, तो भाई रेखीय आवेश घनत्व आएगा। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा आपका कि क्या पढ़ा था हमने, लैम्डा बराबर Q/L हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम चार्ज से आवेश के रूप में बनाने तो Q बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा का डेल्टा में गुणा हो L में गुणा हो जाएगा, तो लैम्डा L हो जाएगा। इसको आपको बिल्कुल संभाल के रखना है, इसे समीकरण 1 मान लेना है। क्लियर है। फिर देखिए अब हमने क्या पढ़ा, कोई अल्पांश डेल्टा A लिया और dA लिया, डेल्टा कह सकते हैं, तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो क्या है, जो अल्पांश यानी dA क्षेत्रफल से
गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा हो जा रहा है कि नहीं, ये दोनों एक ही दिशा में, वैद्युत फ्लक्स यानी अल्पांश भाग से क्या हो जा रहा है, डी ए और ई यानी ई डी ए कॉस थीटा हो जा रहा है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि इन दोनों की दिशा किस में होती है, समांतर होती है, यानी समान दिशा में चलती हैं, तो इनके लिए कॉस थीटा का मान यानी थीटा का मान क्या लिखेंगे, 0 अंश लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका डी फाई ई बराबर ई डी ए, और कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, डी फाई ई बराबर ई डी ए आ जाएगा। क्लियर है। चूँकि अब बात करते हैं कि अगर हम बात करें कि संपूर्ण जो गॉसियन पृष्ठ है, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, इसकी बात करें तो इसके लिए वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्या होगा, समाकलन डी फाई ई हो जाएगा नहीं, तो आप लिख सकते हो कि फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन क्या लिखोगे कि ई डी ए, और किसका समाकलन नहीं होगा, तो ई का समाकलन नहीं होगा, ई को क्योंकि नियत मान होता है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे और समाकलन क्या हो जाएगा, डी ए होगा। तो डी ए क्या होगा, अब मान लेते हैं, ठीक है, तो आपका जो डी ए है वो डी ए क्या होगा, क्या होगा, बेलन का बक पृष्ठ होगा। डी ए क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का बक पृष्ठ का क्षेत्र यानी क्या होगा, बक पृष्ठ होगा। तो क्या लोगे, जो जहाँ बात हो जाएगी, जहाँ समाकलन डी ए क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन, ये जो बेलनाकार भाग है, बेलन का बक पृष्ठ है, जो क्या है, बेलन का बक पृष्ठ है। तो बेलन का बक पृष्ठ क्या होता है, तो 2 पाई आर एल, यानी बात क्या हुई, सिंपल सी बात कि समाकलन डी ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर एल, क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल। तो हम लिख दें, तो यहाँ पर जो लिख दें कि फाई ई बराबर क्या हो जाएगा आपका, ई इंटू क्या होगा, ई इंटू क्या हो जाएगा, डी ए की जगह क्या लिखना है हमें, 2 पाई आर एल लिखना है, हो जाएगा 2 पाई आर एल हो जाएगा। चूँकि अब देखिए, फिर देखिए इसकी कोई नाम दे दीजिए, अब समीकरण 2 नाम दे दो, एक है, ठीक है, समीकरण 1 ए था, इस समीकरण 2 नाम देते हैं। फिर लिखिए गॉस प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस प्रमेय क्या पढ़े हमने, तो फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट पढ़ा कि नहीं। तो अब देखिए फाई ई का मान क्या है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो हम क्या करें, समीकरण 2 में, समीकरण 2 से किससे बात कर रहे हैं, समीकरण 2 से हम क्या कर रहे हैं कि जो फाई ई की जगह हम क्या लिख रहे हैं, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो क्या लिखें, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, ई 2 पाई आर एल, क्या हो जाएगा, ए इंटू 2 पाई आर एल। चाहो तो आप इसके लिए यहाँ पर भी लिख सकते हो, पलट कर लिख सकते हो, या चाहो तो आप ऐसे लिख दो कि ऐसे बराबर में करके इसके बराबर लिख दो कि क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, कोई बात नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। चाहे आप इसकी जगह मान ए उठाकर यहाँ रख दो, या ए उठा के यहाँ रख दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो हम क्या करें, अब हमें निकालना है किसके लिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ई। तो इन सब को कहाँ पर पहुँचा दो, उसके नीचे पहुँचा दो। तो यानी क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1 बटे क्या हो जाएगा 2 पाई, ठीक है, एप्सिलॉन 0 इंटू क्या करते, क्यू बटे क्या करें, क्यू बटे जो आपका क्या है जी आर एल को इसके नीचे लिखते हैं, आर एल लिख देते हैं। क्लियर है, इतनी बात हो जाएगी। फिर देखिए अब हम देखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, ये देखिए, तो Q का मान क्या है, लेमडा एल। तो हम लिख दें 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q की जगह हम क्या लिख देंगे, लेमडा एल। लेमडा एल बटे क्या है, आर एल है, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका सूत्र क्या आ जाएगा, E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा बटे एल। ए हो जाएगा आपका अनंत लंबाई की एक समान आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या आप चाहो तो कहीं कहीं आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है कि अगर आप लिखना तो देखो है वही बात, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
2 λ/L है कि नहीं। अगर आप 2 से इस 4 को काटोगे तो 2 ही का 2 ही आ जाएगा, वैसा ही वैसा। इसलिए इसको इस फॉर्म में क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पता चल जाता है। क्या होता है कि 9 गुणन 10 की 9.0 गुणन 10 की घात में 9 हो जाता है। तो आप चाहो तो इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। इन दोनों में से ये दोनों भी आपके सही हो सकती है, ठीक है, सही है बिल्कुल। तो ये हो जाएगा आपका किसके लिए, अनंत लंबाई की एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो जाएगा। क्लियर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अगला देखते हैं अनुप्रयोग। अब चलिए तो देखते हैं अनुप्रयोग नंबर 2, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जो पहला पूछा गया है, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है अनुप्रयोग, इनको जरूर रट लेना। देखिए क्या है, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए अब याद करें, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट, तो आप क्या लिखते चलोगे कि माना एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट, माना एक कोई मान लेते हैं कि माना एक अनंत लंबाई की समतल आवेशित अचालक प्लेट है जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। पूरे में क्या फैला है, उसकी आवेश समान रूप से वितरित है, ठीक है, क्लियर है। जिसका क्षेत्रफल ए है, क्या है, मान लीजिए कोई जिसका क्षेत्रफल क्या है, ए है। इसके किसी पृष्ठ से, यानी किसी चादर के किसी पृष्ठ से r दूरी पर कोई बिंदु P है, क्या है, कोई बिंदु P है, तथा इसके दूसरी ओर भी एक बिंदु P डैश है, क्या है, P डैश है। लिखते जा रहे हो, लिख लेना। क्या मान लिया कि माना कोई समतल आवेशित अचालक प्लेट जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, इसका क्षेत्रफल a है, इसके कोई पृष्ठ से r दूरी पर एक बिंदु P है तथा दूसरी ओर भी अन्य बिंदु P डैश है। इन तो चादर के आर पार एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। क्या करते हैं, गॉसियन बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं या बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, ठीक है, दोनों ओर। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, बेलनाकार पृष्ठ के, जिस पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, यानी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, समान होगा, यानी ई डैश, ठीक है। और इसी प्रकार क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, ए वेक्टर ई वेक्टर इंटू डी वेक्टर, तो इसके लिए भी क्या होगा, ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर हो जाएगा, नहीं, सिंपली बात। तो अब क्या लिखना है कि माना एक समतल आवेशित अचालक प्लेट है जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, इसका क्षेत्रफल ए है, इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, और उसके दूसरी तरफ भी एक अन्य बिंदु पी डैश है जिन पर क्या करते हैं हम, एक कोई गॉसियन बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ठीक है। फिर आप पढ़ चुके हो, इससे पहले आपने पढ़ा होगा पृष्ठ आवेश घनत्व पढ़ा। ये कोई समतल आवेश चालक प्लेट हो, पृष्ठ हो, और इस पर आवेश समान रूप से वितरित हो, तो उसे क्या बोलते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। तो क्या होगी, पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा से, ठीक है। तो पहले पृष्ठ आवेश घनत्व देख लेते हैं। तो पृष्ठ आवेश घनत्व कैसे लिखते हैं, सिग्मा, और सिग्मा बराबर क्या होगा आपका, क्या वितरित है, आवेश, और किस पर वितरित है, एक कोई क्षेत्रफल पर, यानी एकांक लंब किसी क्षेत्रफल पर समान रूप से क्या है, वो क्षेत्रफल पर समान रूप से वितरित है, ठीक है। तो क्या होगा, सिग्मा बराबर क्यू बटे ए। अगर आप चाहो तो बटे में 1 मानकर क्यू बराबर क्या कर दो इसे, यानी किसके बराबर, सिग्मा बराबर सिग्मा ए हो जाएगा, यानी क्यू बराबर बना लो और इसे मान लो समीकरण 1 मान लो। क्लियर है, ठीक है। अब क्या होगा, जो बेलनाकार पृष्ठ दोनों गॉसियन पृष्ठ हैं, तो दोनों पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो क्या लिखेंगे, दोनों गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो दोनों पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो क्या होगा, फाई ई बराबर, या आप सकते हो कि फाई ई बराबर क्या हो जाएगा आपका, या डी फाई ये लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना हो। फाई बराबर क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा प्लस ई डी ए
कॉस थीटा। डायरेक्ट दोनों के लिए लिख देते हैं, इसके लिए भी ई डी ए कॉस थीटा, इसके लिए भी ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। तब आप देखोगे हमने पढ़ा कि हम जी कैसे होते हैं, हमेशा एक दूसरे की समांतर दिशा में होते हैं। किस दिशा में होगी? समांतर दिशा के लिए कॉस थीटा का मान क्या होता है? 0, और 0 का मान कितना होता है? 1 होता है कॉस 0 अंश का मान। तो क्या निकलेगा? सीधा ई डी ए प्लस क्या हो जाएगा? ई डी ए हो जाएगा, यानी डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? 2 ई डी ए हो जाएगा। ई डी ए 2 ई डी ए। तो अगर हम किसके लिए बात करें तो ये संपूर्ण पृष्ठ यानी संपूर्ण क्षेत्रफल इन दोनों पृष्ठों की, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए भी छोटे से भाग ले रहे हैं और संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ के लिए करें तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए संपूर्ण पृष्ठ से होकर यानी संपूर्ण चादर से होकर गुजरने वाला, से होकर गुजरने वाला फ्लक्स तब क्या हो जाएगा आपका? तो फाई ई बराबर समाकलन ई फाई ई डी फाई, सॉरी क्या होगा? डी फाई। तो आप क्या लिखोगे? फाई ई बराबर, तो डी फाई का मान क्या है आपका? समाकलन 2 ई डी ए, ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 ई डी ए हो जाएगा। तो आपको लिखना क्या है? तो लिखिए फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? किसका समाकलन हो जाएगा आपका? किसका? डी फाई का। तो क्या लिख रही? 2 ई बाहर आ जाएंगे, समाकलन क्या हो जाएगा आपका? इसका आपके डी ए का। तो डी ए का समाकलन होगा तो क्या हो जाएगा? ए आ जाएगा, यानी फाई ई बराबर क्या हो गया? 2 ई ए हो गया। तब लिखेंगे आप गॉस प्रमेय से, इसे नाम दे दीजिए आप समीकरण 2। तो पहले होगी गॉस की प्रमेय से। तो प्रमेय क्या है? फाई ई बराबर क्या होते हैं? क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होती है। तो आप क्या करोगे कि समीकरण 2 से, यानी क्या करो, समीकरण 2 से क्यू का मान यहाँ पर रख देते हैं, ठीक, फाई ई का मान यहाँ पर रख देते हैं। तो समीकरण 2 से तो क्या हो जाएगा आपका? 2 ई ए बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो अब देखिए आपको करना कुछ नहीं है, अब ई को हमें निकालना है, तो ई को बाहर रखिए और 2 ए को कहाँ पर पहुँचा दीजिए। तो क्या होगा? क्यू बटे क्या हो जाएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। जी कहाँ चलेगा? 2 ए कहाँ चले जाएंगे? नीचे चलेंगे एप्सिलॉन नॉट के साथ। तो ये कहना कहलाएगा आपका किसके लिए? तो अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो एक और देख लेते हैं अनुप्रयोग। चलिए तो देखते हैं अनुप्रयोग नंबर 3, जो कि है आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए देखते हैं, कोई आवेशित चालक बनाते हैं। तो मान लीजिए कोई एक समतल आवेशित चालक प्लेट है, ठीक है, कोई एक प्लेट है जो कि समतल आवेशित चालक प्लेट है जो वायु या निर्वात में स्थित है। इसके 2 पृष्ठ हैं, दूसरा पृष्ठ और एक पहला पृष्ठ मान लेते हैं, ठीक है। इस पर प्लस क्यू, दोनों पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित हैं, ठीक है, लिखते जा रहे हो। प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित हैं। इसके प्रत्येक प्लेट का पृष्ठ घनत्व क्या है? सिग्मा है, तथा इस प्लेट से बाहर कोई एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना लिख लोगे? क्लियर है? क्या पढ़ लिया हमने कि माना कोई एक आवेशित चालक प्लेट वायु या निर्वात में स्थित है जिस पर प्लस क्यू आवेश यानी जिसके 2 पृष्ठ यानी 2 चादर, एक और 2 पृष्ठ हैं, जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित हैं, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा है, तथा चालक प्लेट से बाहर कोई एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप देखोगे तो बिंदु P पर चादर बन के कारण, चादर 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या होगी कि बिंदु P पर चादर 1 के कारण तीव्रता, तो क्या होगी? अब हम पढ़ चुके पृष्ठ आवेश घनत्व हो जिसमें, तब उसके लिए फॉर्मूला पढ़ चुके, कोई आवेश वितरित हो वो किस पर? पृष्ठ आवेश घनत्व पर, तब उसके लिए हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हम पढ़ चुकी अभी हाल, जो E1 बराबर मान लेते हैं किसके लिए? पहली प्लेट के लिए, तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट ए पढ़ चुके हैं नहीं? पृष्ठ आवेश घनत्व के लिए, यानी चादर पर पढ़ा था। इसी प्रकार हम किसके लिए? बिंदु P पर चादर
2 के कारण, यानी पृष्ठ 2 के कारण तीव्रता, तो क्या हो जाएगी, तो E2 बराबर क्या हो जाएगी, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। इस समीकरण 1 मान लो, इसे समीकरण 2 मान लो। फिर बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर E1 प्लस E2। तो हम दोनों की मान रख दें, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट A प्लस सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट A बराबर क्या होगा, भिन्न बनाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, लास्ट से क्या आ जाएगा, 2 सिग्मा A। तो क्या आ जाएगा, सिग्मा प्लस सिग्मा, यानी कितने सिग्मा, एक बार जाएगा सिग्मा आ जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, E बराबर कितने, 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट A, से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट A क्या आ जाएगा आपका, आवेशित आचालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ जाएगा। चलिए तो एक और देखते हैं, गोलीय आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी होता है। चलिए तो देखते हैं अनुप्रयोग नंबर 4, जो कि है एक समान आवेशित वितरित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और 3 कंडीशन में निकलेगी, जब बिंदु गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, जब बिंदु गोलीय कोश की सतह पर हो, और जब गोलीय कोश बिंदु के केंद्र पर हो। तो पहले देखेंगे जब गोलीय कोश के बाहर हो तो क्या होगा, मान लीजिए कोई गोलीय कोश है जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित, यानी आर त्रिज्या का कोई गोलीय कोश है जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। इसके मध्य बिंदु यानी बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर है, इतनी लिखना है। फिर जो यहाँ पर जो आप पढ़ चुके हैं कि जहाँ पर जो क्षेत्रफल क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, ई वेक्टर इंटू डी वेक्टर, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा आपका ई डी ए हो जाएगा। और संपूर्ण पृष्ठ के लिए लिखेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा आपका फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, जो समाकलन डायरेक्ट लिख दीजिए आप, ई डी ए हो जाएगा। ठीक है, ई डी ए हो जाएगा। अगर समाकलन हटाते हैं तो यानी ई एक नियत होता है, इसका समाकलन नहीं होता, इस समाकलन क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। क्योंकि डी ए क्या होगा, जो गोलीय कोश की बात है, गोलीय के बक पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, तो क्या होगा, गोलीय पृष्ठ का बक पृष्ठ, यानी समाकलन क्या हो जाएगा, चूँकि क्या होगा, समाकलन डी ए बराबर हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, यानी वक्र पृष्ठ का सूत्र, वक्र पृष्ठ किसका, गोले का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे कि फाई ई बराबर आपका हो जाएगा ई इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और फाई फिर लिखेंगे हम गॉस प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय क्या पढ़ी हमने, गॉस की प्रमेय से, तो क्या हो जाएगा फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो हम क्या करें कि इस ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर को इसकी जगह लिख दें, तो यानी क्या होगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो क्या होगा आपका जो जी नीचे का चला जाएगा, यानी ई बराबर क्या हो जाएगा आपका क्यू बटे, यानी वैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू एफ बटे आर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा भाई, इसके पास आ जाएगा, आर स्क्वायर को उसके पास पहुंचा देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला किसके लिए, जब बाहर स्थित हो गोलीय पृष्ठ के कोई बिंदु। फिर देखिए जब बिंदु गोलीय कोश की सतह पर हो, तो जब बिंदु गोलीय कोश की सतह पर होता है तो केवल की बात हो जाती, सतह मतलब उसी के ऊपर नीचे वाली सतह पर, यानी यहाँ पर हो, तो उसके लिए हम क्या बोले, अभी तो ये बाहरी पृष्ठ पर हो, और जब कहाँ पर हो, सतह पर हो, तो स्मॉल आर की जगह हमें क्या लेना है, कैपिटल आर लिखना है, और फॉर्मूला आपका सेम हो जाएगा यही। तो नहीं स्मॉल आर की जगह हम क्या लिख देंगे, कैपिटल आर हो जाएगा, बस सतह पर हो, ये बाहरी पृष्ठ पर है, ये क्या होगी इसकी सतह होगी डॉट डॉट। फिर बात की जाए जब बिंदु गोलीय कोश के केंद्र पर हो, यानी अंदर पर हो, यानी इस ऊपर हो, यहाँ पर हो कोई बिंदु आप यानी बिंदु पी, तो तब क्या होगा, तो सब उसके लिए यानी गोलीय कोश के अंदर जो अंदर होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0 होती है, यानी ई बराबर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। क्लियर है, समझ में आया? तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।